प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं जी, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने इसका एक चार्ट देखा था, हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी को अगर अंडरस्टैंड करना ना तो ये माइंड मैप है प्रोबेबिलिटी का, जिसको अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर लें और अपने थिंकिंग प्रोसेस को इस माइंड मैप के हिसाब से चला लें तो आपको बड़ी आसानी होगी। पहली चीज़ हमने देखी थी कि जनाब सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी में ये देखना है कि ये एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है या मल्टीपल एक्सपेरिमेंट है। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से मुराद है एक से ज़्यादा दफ़ा आपने एक काम किया है। सिंगल एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक दफ़ा ही आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। सही है जी। सिंगल एक्सपेरिमेंट में सिंगल आउटकम की प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल है कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल या रिक्वायर्ड आउटकम्स ऊपर रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे रखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के दरमियान में आता है। जितना आंसर उसका 1 के पास पास होगा प्रोबेबिलिटी उतनी हाई होगी, जितना आंसर 0 के पास पास होगा प्रोबेबिलिटी उतनी लो होगी। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ये श्योर इवेंट है, लाजमी तौर पे अगर होगा या आपको लाजमी तौर पे सक्सेस मिलेगी। फिर हमने ये कहा था कि अगर मल्टीपल आउटकम्स हो तो हम फिर और ला लगाते हैं, जो कि सिंपल होता है कि हम एक से ज़्यादा अगर हमारे पास सक्सेस सिनेरियोज हैं, एक से ज़्यादा वेज में हमारी सक्सेस अचीव हो सकती है, तो हम ये करेंगे कि हर वे यानी कि हर सक्सेस सिनेरियो की अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे इस तरीके से और फिर उनको जमा कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो था सिंगल एक्सपेरिमेंट में। फिर हमने कहा कि अगर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो, एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा, ऑल्दो के हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, तो वो हो सकता है लेकिन वो हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं वो बड़े थोड़े से ही पढ़ते हैं। 2 दफ़ा काम कर लिया, डाइस रोल कर ली, 2 दफ़ा कॉइन टॉस कर लिया या इस तरह से, तो उसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा हमारे पास लेंथी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। लेकिन 2 दफ़ा 3 दफ़ा करने के अंदर भी आपने वही काम करना है कि हर एक सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट के अंदर से हर इंस्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट को सिंगल एक्सपेरिमेंट ट्रीट करना है, हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सही है जी। उसमें फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है दूसरे इवेंट की पहले इवेंट की वजह से तब्दील हो रही है तो फिर हमारा डिनोमिनेटर भी चेंज होगा, इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन सिंपल रूल ये है कि आप सिंपल ये करेंगे कि हर एक आइटम की अलग अलग उसको सिंगल एक्सपेरिमेंट्स ट्रीट करेंगे। तो जैसे 2 सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये 2 सिंगल एक्सपेरिमेंट्स हैं, दोनों सिंगल एक्सपेरिमेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी पहले एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी की वजह से तब्दील हो रही है तो वो हमारा डिपेंडेंट इवेंट होता है, वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है पहले वाले के ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिनोमिनेटर चेंज होगा, न्यूमिनेटर चेंज होगा। वो हमने कहा था वो कब होगा, जब विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो होगा। तो इसलिए इसमें एक चीज़ तो ये कंसिडर करनी होती है कि आप जो सैम्पलिंग कर रहे हैं या जो डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, बेसिकली जब आप चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करते हैं तो उसे हम सैम्पलिंग करना कहते हैं। तो सैम्पलिंग जो है विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है। जब आप कार्ड निकाल रहे हैं फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स, तो इफ़ इट इज़ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फ़र्क सिर्फ ये है कि विद रिप्लेसमेंट में सबसीक्वेंट आइटम की प्रोबेबिलिटी यानी कि सबसीक्वेंट एक्सपेरिमेंट की पहले के बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी तब्दील नहीं होती है विद रिप्लेसमेंट में। सही है। और विदाउट रिप्लेसमेंट में पहले के बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो है वो तब्दील होगी। हम लोगों ने ये कहा था कि कॉइन हो या डाइस हो, ये तो ऑलवेज विद रिप्लेसमेंट ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए कि हम ये तो नहीं कर सकते कि 6 आए तो हम कहें कि 6 उतार के जेब में रख लें और अगली दफ़ा 5 आउटकम्स के साथ हम लोग डाइस रोल करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। 6 के 6 आउटकम्स होंगे हमेशा। तो इसमें तो विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉइन में और डाइस में। हाँ, कार्ड्स हो या आइटम्स हो, इस केस में विद रिप्लेसमेंट भी आ सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी आ सकता है। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? अगर कुछ ना बताया हो तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के अंदर
आइटम्स जो सिलेक्ट हो रही हैं विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही हैं। हाँ, अगर वो खुद कह दे कि विद रिप्लेसमेंट है, हम हर दफ़ा जो है वो कार्ड सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कार्ड दोबारा डेक ऑफ कार्ड्स में वापस रख देते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, तो फिर हम लोग उसको फिर विद रिप्लेसमेंट कंसिडर कर लेंगे। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें दूसरे एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस तब्दील हो जाती है पहले वाले की बेसिस के ऊपर। ठीक है जी, ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। अच्छा जी, दूसरा फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कंबाइंड सैंपल स्पेस बना लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कंबाइंड सैंपल स्पेस भी जो है वो एक मेथड है। एक या तो आप एंड लॉ लगा लें या कंबाइंड सैंपल स्पेस का मेथड लगा लें। कंबाइंड सैंपल स्पेस क्या करती है, वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स के हर सिनेरियो की एक जो है वो उसका सेट क्रिएट हो जाता है और उससे फिर हम लोगों ने जो पॉसिबल आउटकम चाहिए होता है वो हम निकाल लेते हैं। नॉर्मली कंबाइंड सैंपल स्पेस की यूटिलाइजेशन बड़ी थोड़ी सी है, वो 2 या 3 या मोस्टली 4 कॉइन्स हो जाएं या 2 डाइसिस हो जाएं। सिर्फ इन सिनेरियोज में कंबाइंड सैंपल स्पेस आपको हेल्प करती है, अदरवाइज और कहीं आपको कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाना ही बहुत मुश्किल है, हेल्प तो करना तो दूर की बात है। ठीक है जी। फिर तीसरा ये है कि हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेते हैं और उन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, हम बात यहां से शुरू करेंगे मोर देन वन पॉसिबल वेज टू अचीव ए टास्क। उसके बाद हम लोग उसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो हमें यहाँ पे हेल्प करेगी। कल हम लोगों ने जो अपना लास्ट लेक्चर किया था उसमें जो चीज़ जहाँ पे हमने छोड़ी थी वो हमने ये 2 एग्जांपल्स की थी। किधर गई? ये 2 एग्जांपल्स की थी। हमने कहा था, ये शायद एक एक्स्ट्रा है, हमने कहा था कि ये ऐसे ही आता है ना, 4 कार्ड्स के ऊपर 1/28561 आता है। ठीक है जी, 4/552 रेज़ टू पावर 4 1/28561। यस, ये मेरा ख्याल है ये उस वक्त मिटाना भूल गए थे हम कि अगर 4 कार्ड्स हों तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि 5 कार्ड्स पे ऑल आर एसेस की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ज़रा देखना गौर से, ये दोनों सेम ही एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का फ़र्क है। ठीक है, वैसे सेम नहीं है। ऊपर हम लोग ऑल पिक्चर्ड कार्ड्स की बात कर रहे हैं, हम लोग ऑल आर एसेस की बात कर रहे हैं नीचे। चलो इसी ये नीचे वाली को मैं मिटा देता हूँ और हम लोग बात करते हैं जी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड्स जो हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, ऑल आर पिक्चर्ड कार्ड्स। बिल्कुल इसके जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा, ये भी ऑल आर पिक्चर्ड कार्ड था लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट था। अब मैं कहता हूँ जी विद रिप्लेसमेंट की कैलकुलेशन करें। विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट का कैलकुलेशन जो है वो ऐसे होगी कि पहले वाला जो है फर्स्ट इवेंट वो भी हमारा पिक्चर्ड कार्ड होना चाहिए। तो पिक्चर्ड कार्ड की पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी है 12/52, दूसरे में कितनी है 12/52, तीसरे में कितनी है 12/52 और चौथे एक्सपेरिमेंट में भी 12/52 है, क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। यानी कि हर दफ़ा हम जो कार्ड निकालते हैं वो वापस रख देते हैं, तो सेकंड थर्ड फोर्थ वाला जो है उसका हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या आंसर आता है जी? 81/28561। अच्छा, चलो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर से 13 कार्ड्स निकाले हैं, 13 cards. Find the probability that 12 are pictured cards and 1 is king. ले जी, 12 पिक्चर्ड कार्ड्स हैं, 1 इज किंग। यहाँ चले मैं ऐसे करता हूँ कि हम लोग सिर्फ कहते हैं जी 12 कार्ड्स निकाले हैं, तो 12 के 12 कार्ड जो हैं वो पिक्चर्ड कार्ड्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग मज़ीद बड़े ट्रायल्स की तरफ जाते जाते हैं हमारे पास ये कैलकुलेशन भी थोड़ी मुश्किल होती चली जाती है, ख़ास तौर पे ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे जो हमें चाहिए वो मल्टीपल वेज में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, इधर देखिएगा ज़रा, यही सिनेरियो है, 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर पिक्चर्ड and 1 is not pictured.
ठीक है, हम लोग कहते हैं जी इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड होगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम लोग कहते हैं कि जनाब पहले में हमारे पास पिक्चर्ड कार्ड आ जाए, दूसरे में भी पिक्चर्ड आ जाए, तीसरे में भी पिक्चर्ड, और चौथे में नॉन पिक्चर्ड आ जाए। ठीक है जी, ये हमारी एक जो है वो प्रोबेबिलिटी की स्ट्रीम है कि हम चाहते हैं कि 3 पिक्चर्ड कार्ड सेलेक्ट हों और एक जो है वो नॉट पिक्चर्ड कार्ड सेलेक्ट हो। और पहले हम लोग इसको देखते हैं कि जी ये है जी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेस नहीं कर रहे इसको, हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं। तो पहले दफ़ा कार्ड के पिक्चर्ड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12 पिक्चर्ड कार्ड्स हैं, 52 टोटल हमारी सैंपल स्पेस में कार्ड्स हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमने कार्ड निकाला, वो पिक्चर्ड था, हमने अपनी जेब में डाल लिया, सैंपल स्पेस में कितनी आइटम्स रह गई? 51, और पिक्चर्ड आइटम्स कितनी रह गई? 11। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए 11/51, क्या समझे? तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए 10/51, 10/50, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? नॉन पिक्चर्ड कार्ड चाहिए। अब मेरी सैंपल स्पेस में आइटम्स कितनी है? 49, और नॉन पिक्चर्ड कार्ड्स कितने? मेरे पास अब तक जो मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं वो पिक्चर्ड कार्ड्स ही हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास इस वक्त इस 49 में से 40 मेरे नॉन पिक्चर्ड कार्ड्स हैं। तो जनाबे वाला इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 88/10829। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबल चीज़ समझने वाली है, वो ये कि उसने हमें तरतीब नहीं बताई, उसने हमें सिर्फ ये कहा है कि 3 पिक्चर्ड कार्ड्स होने चाहिए और एक नॉन पिक्चर्ड कार्ड होना चाहिए। तो इस आउटकम को हासिल करने का एक और तरीका भी है, देयर इज एन अदर वे। इनको हम लोग सक्सेस सिनेरियोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सक्सेस सिनेरियोज। सक्सेस सिनेरियो नंबर 1 ये था कि जनाब, ये ऊपर बना हुआ है बेसिकली। सक्सेस सिनेरियो नंबर 1 जो है, पहला पिक्चर्ड कार्ड आए, दूसरा भी पिक्चर्ड कार्ड, तीसरा भी पिक्चर्ड कार्ड, और चौथा नॉन पिक्चर्ड कार्ड आ जाए। अच्छा, एक और सक्सेस सिनेरियो हो सकता है, वो ये है कि पहला पिक्चर्ड कार्ड, दूसरा पिक्चर्ड कार्ड, तीसरा नॉन पिक्चर्ड, और चौथा जो है वो पिक्चर्ड कार्ड आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा एक सक्सेस सिनेरियो है। हम लोगों ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करनी है। हमने कहा एक तरीका तो ये है, एक और तरीका भी है। वो क्या है? PPNP। अच्छा, पहले कार्ड के पिक्चर्ड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 12/52 है, दूसरे कार्ड की पिक्चर्ड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 11/51 है, तीसरे कार्ड की नॉन पिक्चर्ड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 50 ही रह गया है। ऊपर क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर 50 आइटम्स रह गई थी, 2 हमारे पास पिक्चर्ड पीछे सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है इन 50 में से 40 नॉन पिक्चर्ड कार्ड्स हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी 40/50। और तीसरा जो है वो एक पिक्चर्ड कार्ड है। इससे पहले 12-11 यानी कि 2 पिक्चर्ड कार्ड निकल चुके हैं। अब हमारी सैंपल स्पेस में पिक्चर्ड कार्ड कितने रह गए हैं? 10/49। तो ये कितना आंसर आएगा? 88/10829। सही है, 88/1029। क्यों? क्योंकि देखो तरतीब थोड़ी सी फर्क है। ये 12, 11, 10, 40, ये भी है 12, 11, 10 और 40 सेम ही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 52, 51, 50 और 49, और ये भी सारे उसी तरतीब से। लेकिन जो हमें सक्सेस सिनेरियो चाहिए वो तो एक और तरीके से भी हो सकता है। क्या ख्याल है? हम ये भी कह सकते हैं भाई कि पहला जो है वो हमारे पास पिक्चर्ड कार्ड आया, दूसरा नॉन पिक्चर्ड, तीसरा भी पिक्चर्ड और चौथा भी पिक्चर्ड। इसकी भी हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो पहला 12/52, दूसरा 11/51, नहीं, ये 40/51 होगा। 40/51, ये कितना होगा जी? 11/50, और ये कितना होगा जी? 10/49, और ये भी हमारे पास कितना बनेगा? 88/10829। ठीक है, क्या कोई और पॉसिबल वे भी है? हाँ,
तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसने हमें कहा कि यार मुझे ऑर्डर से गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ तुम ये बताओ कि 3 मुझे पिक्चर्ड चाहिए और 1 नॉन पिक्चर्ड चाहिए, 3 पिक्चर्ड और 1 नॉन पिक्चर्ड। तो ये जो सक्सेस है ये हम इस तरीके से भी अचीव कर सकते हैं कि पहला नॉन पिक्चर्ड हो, दूसरा पिक्चर्ड, तीसरा भी पिक्चर्ड और चौथा भी पिक्चर वाला। तो हमारे पास पहले के नॉन पिक्चर होने की प्रोबेबिलिटी है 40/52, और क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास पहला ये पिक्चर्ड कार्ड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 12/51 है, दूसरे की 11/50 है और तीसरे की 10/49 है, और ये भी मेरे पास 88/10829 बनता है। ठीक है जी। तो मेरे पास जो है ये प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही हैं। क्या और भी कोई पॉसिबल वे हो सकता है? क्या और भी कोई पॉसिबल वे हो सकता है? जी नहीं, हमारे पास हमने तकरीबन हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एन जो है वो चौथे नंबर पे आ जाए, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तो ये हमारी 4 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनके पॉसिबल वेज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी। तो उनकी कैलकुलेशंस और इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, इन सब का फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला और शॉर्टकट मेथड आया। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि एन्युटी जो है वो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले की बार बार एप्लीकेशन। इसी तरह से इसके 2 फार्मूले होंगे, डिपेंड करेगा कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट है तो इन सारे पॉसिबल कैलकुलेशंस को एक जगह पे इकट्ठा एक सिंगल फार्मूले में करने के लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसे हम कहते हैं जनाब बायनोमियल, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को हम कहते हैं हाइपरज्योमेट्रिक। ठीक है जी। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। जब भी हम कभी कैलकुलेशन को कंबाइन करेंगे, फार्मूले को कंबाइन करेंगे, तो हमें कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। वो हर तरह के सिनेरियो पे अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि एन्युटी के अंदर हमने कहा था कि एन्युटी जो है वो सिर्फ ऐसी कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस पे अप्लाई होता है जो सेम अमाउंट हो, सेम टाइम पीरियड पे हो और सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो। सही है जी। तो उसमें वो 3 चीज़ें सेम होंगी तो फिर एन्युटी का फार्मूला लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि हम लोगों ने बायनोमियल और हाइपरज्योमेट्री के जो फार्मूले लगाने हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे। ठीक है। बायनोमियल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब एक्स जो है ये हमें बताएगा कि आपको क्या चाहिए, कितनी दफ़ा आपको सक्सेस एक्सपेरिमेंट चाहिए। हमें अपने रिक्वायरमेंट को सक्सेस और फेलियर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास सिंगल आइटम में सक्सेस क्या है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग रखेंगे। यहां पे हम चाहते हैं कि हमारे पास पिक्चर्ड कार्ड आ जाए तो दिस इज आवर सक्सेस, और नॉट पिक्चर्ड कार्ड जो है ये हमारा नॉट सक्सेस है। ठीक है जी। तो ये हमारा P है। तो सिंगल आइटम में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो P होगी और नॉट पिक्चर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो Q होगी। ठीक है जी। तो बायनोमियल के अंदर यही फार्मूला जो है वो हम इस तरह से लगा सकते हैं। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लिखते होते हैं। तो ये होता है जी NCX P पावर x Q पावर n माइनस एक्स। अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो आपने देखना है कि आपके पास टोटल सैंपल साइज n है, n के अंदर सक्सेस फैक्टर्स कितने हैं काउंट करेंगे, k है। इसमें से आप कितनी आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्मॉल n होगा, और उसमें आपको कितनी सक्सेस चाहिए वो x कंसिडर की जाएगी। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जनाब, KCX डिवाइडेड बाय NCN, और आगे होगा जी इसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल N माइनस के C स्मॉल n माइनस x। अब C क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है जी, ये कॉम्बिनेशन है। इधर भी C आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन है कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो आपके सिलेबस में शामिल है कि आपने परम्यूटेशन पढ़नी है वो क्या है, कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं वो क्या है। ठीक है। लेकिन उसकी एप्लीकेशन समझते हैं ना पहले कि वो यूज़ कहाँ पे होने हैं। अब देखो ज़रा, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास 4 कार्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, 4 दफ़ा कार्ड रोल किया है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहले तो मैं इस सिनेरियो के ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ। देखो
मेरा आंसर क्या आ रहा है 99 ऑफ 5 ओवर 54145। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जनाब? हाइपरज्योमेट्रिक का। हम लोग ये कहेंगे, जरा देखना, हमने पिक्चर्ड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4 में से 4 ही पिक्चर कार्ड्स होने चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, यही फार्मूला लगेगा। कैपिटल N है आपका 52 आइटम्स का, इसमें पिक्चर्ड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, वो आपके 12 हैं। तो N स्टैंड्स फॉर टोटल आइटम्स इन प्रोबेबिलिटी एंड K स्टैंड्स फॉर सक्सेस आइटम, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास हमारी सैंपल स्पेस में कितने, टोटल कितने स्टार्ट होते वक्त, जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त। फिर N जो है कि हमने कितने आइटम सेलेक्ट किए हैं, और हमारे पास X जो है वो है कि हमें कितनी दफ़ा ये K में से आइटम्स चाहिए। तो हमारे पास ये इस तरह से होगा, टोटल आइटम्स में सक्सेस, सिलेक्टेड आइटम्स में कितनी सक्सेस हमें चाहिए। सक्सेस से क्या मुराद है? जो चीज़ हम लोग जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको जनरली हम लोग सक्सेस क्या देते हैं। फार्मूला लगाते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 का KCX 12 में से 4 आ जाएं, हम 52 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, 52C4 मल्टीप्लाई बाई जो बाकी रह जाएंगे 52 माइनस 12 40C4 माइनस 4 0। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, 12C4 सिंपल आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, 12C4 मल्टीप्लाई बाई 40C0 डिवाइडेड बाई 52C4। कोई ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये ऑटोमेटिकली ठीक सॉल्व कर लेगा कैलकुलेटर। 99 ओवर 54145। तो बेसिकली ये इसी की जो है वो एक्सटेंशन है, और ख़ास तौर पे जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आ जाएंगे तो हाइपरज्योमेट्रिक हमें हेल्प करेगा विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है जी, विदाउट रिप्लेसमेंट में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज क्या होंगे उसको भी देखते हैं। अच्छा, ये भी एक हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसमें हमने क्या किया, इसका सवाल हमने कंप्लीट पूरा नहीं किया था। हमने कहा था कि सक्सेस सिनेरियोज 4 डिफरेंट पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो हमने जब 4 कार्ड सेलेक्ट किए हैं 52 डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर से विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो एक सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट के निकालने के लिए कल हमने देखा था कि हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग पहले पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट के, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट के, फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट के, और फिर चौथे एक्सपेरिमेंट के। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा बताना क्या आंसर आता है इसका? 52, 51, 50 और 49। 52, 51, 51, 50 और 49, 40 बोला था मैंने। 6497400 ये है जनाब तमाम टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बेसिकली वो ये 88 ओवर 10829 जो है ना, इनको मल्टीप्लाई करके ना थोड़ा रिड्यूस करके बताता है। लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस नहीं करता, आप मुझे सिर्फ न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके बताएं जरा। 12, 11, 10 और 40 कितना होता है? 11 जी 52,800, और नीचे हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स का निकाला है, 52, 51, 50 और 49। 6497400 ठीक है, और इन सारों का यही पॉसिबल सेम ही आंसर आएगा, 52,800, 6497400। इसका भी यही आंसर आएगा, 52,800, 6497400। कैलकुलेटर हमें क्या करता है? फ्रैक्शंस को रिड्यूस करके बताता है, लेकिन हम फ्रैक्शंस को रिड्यूस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। अच्छा, इसको जरा देखना, यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे भैया ये हुआ कि उसने हमें कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पिक्चर्ड एंड 1 नॉन पिक्चर्ड कार्ड बताना। हमने कहा जब तुम 4 डाइसेस रोल 4 कार्ड्स ड्रॉ करोगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगी ना वो बहुत बड़ी होगी। कैसे? टोटल आइटम्स इन कंबाइंड सैंपल स्पेस का फार्मूला हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई बाय थर्ड एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपेरिमेंट। तो टोटल ये जो है 6497400, तो ये 64,97,400 आइटम्स की सैंपल स्पेस बनेगी। उस सैंपल स्पेस के अंदर से 52,800 आइटम्स ऐसी हैं
जिसमें 3 P हैं और चौथा जो है वो हमारा नॉन पिक्चर्ड कार्ड है। और 52,800 ही टोटल रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसमें पहले 2 P हैं, तीसरा नॉन पिक्चर्ड है और चौथा जो है वो P है। तो इसका ये मतलब है कि हमें जो चाहिए वो इन सारे सक्सेस सिनेरियोज की प्रोबेबिलिटी को जमा करने से आएगा। तो 52,800 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे हम, इसको जमा किया, इसको जमा किया, इन सबको जमा किया, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 211,200 डिवाइडेड बाय वही है जो 6497400। तो ये जनाब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है मेरी एक कंबाइंड सैंपल स्पेस के अंदर। उसमें से 2,11,200 ऐसे आउटकम्स हैं जो मेरी सक्सेस के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, यानी कि उसमें 3 पिक्चर्ड कार्ड है और 1 नॉन पिक्चर्ड कार्ड है। अब ये 2,11,200 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी, ओके। तो यही आंसर जो है ये हम लोग बाइनोमियल क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से निकाल सकते हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम है या सिर्फ जो आपके लिए चैलेंज है वो ये है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपके लिए फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ कैसे आपने प्लेस करनी है। उसके लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं। देखें इस तरह से टेबल बनाया करें, कैपिटल N, K, स्मॉल n और X। कैपिटल N से मुराद है टोटल आइटम्स स्टार्ट में 52 आइटम्स थी। K से मुराद है कि इसमें टोटल जो हमें आइटम्स चाहिए, जो सक्सेस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कितनी है। हम पिक्चर्ड कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको हम 12 रखेंगे। क्या रखेंगे? 12 रखेंगे, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास पिक्चर्ड कार्ड्स कितने हैं? 12 हैं, ओके। n है कि हम 52 में से कितनी आइटम सेलेक्ट करते हैं। हम 52 में से 4 आइटम सेलेक्ट करते हैं। और x से ये मुराद है कि हमें उसमें पिक्चर्ड कार्ड्स कितने चाहिए, तो हमें 3 पिक्चर्ड कार्ड्स चाहिए। क्या चाहिए? 3 पिक्चर्ड कार्ड चाहिए, 1 नॉन पिक्चर्ड कार्ड चाहिए, ठीक है जी। 3 पिक्चर्ड और 1 नॉन पिक्चर्ड। अब फार्मूला में वैल्यूज जो है वो सप्लाई करें। हम कहते हैं जनाब 52C4 तो हम लोग नीचे लिखेंगे, 12C3 हम नीचे ऊपर लिखेंगे, और 52 और 12 का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये बनता है 40C, और 4 और 3 का डिफरेंस हम लोग C के नीचे लिख देंगे 1। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये फार्मूला बनेगा इस तरह से 12C3, 40C4 और 52C4। 40C4 नहीं, सॉरी 43, 4 में से 3 माइनस करना है, इस 4 में से ये 3 माइनस करना है, यहाँ पे लिखना है, ये 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। Three, 5, 2 over 10829, ओके। 352 ओवर 10829। अब ये तो था फार्मूले से, हमने इससे पहले ये लंबे तरीके से भी किया था, इसका आंसर निकला था ये। अब ये तो उसके इक्वल नहीं, उसी के इक्वल है, चेक करो जरा। 211,200 डिवाइडेड बाय 6497400, इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? यही आएगा 352 और 10829। मैंने भी कैलकुलेटर पे यही किया। तो यहां से क्या पता चला, वो ये कि प्रोबेबिलिटी के अगर हमें सिर्फ 2 फार्मूले ये भी बता दिए जाते हैं ना, जो अभी हम लोगों ने कर लिए, बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक, तो हमें प्रोबेबिलिटी सारी आ जानी थी। हमें वो जो एंड लॉ और लॉ पता नहीं क्या क्या कौन से लॉ, होर लॉ वो नहीं, कोई भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास जो मर्जी क्वेश्चन हो, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर तो विद रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल के फार्मूले से सॉल्व होगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपरज्योमेट्रिक के फार्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है जी। ये है आइटम्स के अंदर से आइटम सेलेक्ट करना, ठीक है जी। आइटम्स हैं कुछ भी, आइटम्स के अंदर से जब आप आइटम सेलेक्ट करते हैं तो वो आप आधा आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी कॉल इट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फार्मूला। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही फुल या कंप्लीट नंबर्स के लिए होती हैं, डिस्क्रीट। अच्छा आगे चलते हैं, हम लोग ये बात भी करते हैं, हमारे पास बाइनोमियल के भी हमने कुछ सवाल किए हुए थे। ये है जी विद रिप्लेसमेंट, चारों पिक्चर्ड कार्ड्स हैं, विद रिप्लेसमेंट है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा? बाइनोमियल का।
बाइनोमियल का फार्मूला कहता है जी NC(x) p पावर x q पावर n माइनस x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। अब यहां पे भी n है, देखें स्मॉल n हम लोगों के लिए हर जगह पे सेम है। स्मॉल n क्या था, हम लोगों ने हाइपरज्योमेट्रिक में भी देखा था कि स्मॉल n था कि हम कितनी दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। स्मॉल n जो है वो सिलेक्शन को कहते हैं। याद है जब हम लोग पॉपुलेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि पॉपुलेशन का साइज कैपिटल N से रिप्रेजेंट होगा और स्मॉल जो सैंपल हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसका साइज स्मॉल n से। तो ये n जो है ये वो सिलेक्शन है जो हम करेंगे, ठीक है। और हम लोग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हम लोग यहाँ पे पिक्चर्ड कार्ड्स निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी सिंगल इवेंट के अंदर, हमेशा पहले इवेंट को देखना होता है। पहले एक्सपेरिमेंट में x क्या है, पिक्चर्ड कार्ड, पिक्चर्ड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो p होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी, ये तो आगे भी चेंज नहीं होगी, लेकिन हम याद रखने के लिए, क्योंकि हाइपरज्योमेट्रिक में भी ऐसे ही होता है कि P जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है, या K जो है वो पहले एक्सपेरिमेंट के टाइम पे आपके सैंपल स्पेस, आपका जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितनी आइटम्स मौजूद है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े होकर देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कितनी है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 12/52, और Q जो होता है वो 1 - P के इक्वल आता है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं। तो ये होगा जनाब 40/52। कैसे बना, मैंने 1 - 12/52 किया तो वो आपके पास 40/52 ही आएगा, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। X जो होगा ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सॉरी N जो होगा ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और X जो होगा रिक्वायर्ड सक्सेस। यानी कि अगर आपने 3 दफा कॉइन टॉस किया है, 3 दफा डाइस रोल किया है, 3 दफा डेक ऑफ कार्ड्स में से कार्ड निकाला है, तो वो N है आपका 3। अब आपको उसमें से जो चीज चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी P आ जाएगी और उसकी रिक्वायर्ड सक्सेस फ्रीक्वेंसी जो है वो X आ जाएगी। अब जरा देखना हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 4 कार्ड सेलेक्ट किए थे तो ये N हो गया, सारे के सारे पिक्चर्ड कार्ड हैं तो X भी 4 ही हो गया, क्योंकि 4 में से 4 ही हमें जो है वो पिक्चर्ड कार्ड्स चाहिए। तो फार्मूला क्या बनेगा जी, 4C4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जनाब 12/52 रेज़ टू पावर 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 40/52 रेज़ टू पावर 0। तो बताओ जरा इसका क्या आंसर आता है, 4C4 12/52 रेज़ टू पावर 4 एंड 40/52 रेज़ टू पावर 0। ठीक है जी, 80/28561। कैलकुलेटर पे आप सीधा सीधा इनको करेंगे, 4C4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन में लिखना होगा 12/52 रेज़ टू पावर 4, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 ही होता है, 4C4 भी 1 ही होता है। तो बेसिकली ये 12/52 रेज़ टू पावर 4 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी 12/52 को 4 दफ़ा आपस में नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये उसी चीज़ को जो है वो हम लोग अब हमें जिस तरह का मर्जी सवाल आ जाए, जितने मर्जी पॉसिबल वेज हो, जितने मर्जी सक्सेस सिनेरियोज हो, वी कैन डू इट इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं कि हम लोग एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स आर सेलेक्टेड, ठीक है जी। और हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करना चाहते हैं, 2 आर एसेस। 5 कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, 2 आर एसेस है, और मेरा आपसे सवाल ये है, इस सवाल के अंदर अब आप कहेंगे सर पहले ये तो बताएं कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ जी ये विद रिप्लेसमेंट। चलें जी, क्या याद करेंगे, आसान कर लेते हैं, विद रिप्लेसमेंट। अब मुझे ज़रा बताएं कि कितने पॉसिबल वेज हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने लगा हूँ, फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला एस आ जाए,
दूसरा एस आ जाए, बाकी तीनों अदर्स हों। ओ फॉर अदर्स, ओ से मुराद है अदर्स, ठीक है। पहला एस आ जाए, दूसरा अदर हो, तीसरा एस, चौथा और पांचवा अदर। पहला एस, दूसरा अदर, तीसरा अदर, एस ज़ीरो। पहला एस, दूसरा अदर, तीसरा अदर, चौथा अदर और पांचवा एस। ये सारे पॉसिबल वेज है ना। हर पॉसिबल वे में कितने आ रहे हैं? दो दो एसीज आ रहे हैं, ठीक है जी। अभी तो तुम रुको, ठीक है जी। अच्छा, ये ए उधर ही फिट कर देते हैं। अब यहाँ पे पहला अदर, दूसरा एस, तीसरा अदर, चौथा अदर और पांचवा एस। फिर अदर अदर एस अदर एस, फिर अदर 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 एस और एस, ठीक है। क्या खत्म हो गए? जी नहीं, अब इन दोनों को लेफ्ट राइट मूव करना है। यह है जी अदर अदर एस एस अदर, ये भी है। फिर अदर एस एस अदर अदर, ठीक है। फिर ये सारा जब दोबारा दोनों उधर पहुंच जाएंगे तो वो जो है ना वो हमारा रिपीट है। मेरा ख्याल है ये सारे ही बना लिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप इसको इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे में हम परेशान बैठे हुए थे तो हमारे पास जो है वो एक फार्मूला है। उसने कहा क्या कर रहे हो? हमने कहा यार परेशान बैठे हैं, हमारी कुछ प्लेसेस हैं, उस पर हमने कुछ आइटम्स को कैलकुलेट करना है और हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तो उसने कहा आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बताओ कितनी प्लेसेस हैं? हम कहेंगे 5 प्लेसेस हैं। और कितनों में आपको रिक्वायर्ड आइटम चाहिए? हम कहेंगे 2 आइटम्स में। उसने कहा बीच में मेरा नाम लगाओ, कैलकुलेटर पे डालो, देखो आंसर आता। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो कितने बनते हैं जी? 10। अच्छा, मैंने कितने बनाए हैं मैं भी ज़रा चेक करता हूँ। मैंने आज से पहले इस तरह से कभी नहीं बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अभी भी मैंने छोड़ दिया, वो कौन सा है? चलो ढूंढते हैं यार वो कौन सा है। ठीक है, मुझे पता है रिवीजन क्लास है, लेकिन वो ढूंढना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एक्चुअली कॉम्बिनेशन के फार्मूले की इज्जत करना है। अच्छा जी, कौन सा जो है वो हमारे पास और रह गया? क्योंकि ये दोनों ए उधर चले जाएंगे, ये 0 इधर आ जाएगा तो वो पहले की तरह का ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया है हमारा? देखो ना, ओ वाले 1 2 3 4 और 5, ओ से स्टार्ट होने वाले 5 पूरे हैं। यहाँ पे कुछ रह गया, यहाँ पे क्या रह गया? ठीक है जी, जो ए से स्टार्ट हो, ए वाले एंड होने वाले 4 हैं। ए पे एंड होने वाले 1 2 3 4 हैं। हाँ, ए पे जो एक एंड होगा वो मिस हो गया, वो कौन सा होगा? ओ पे एंड होने वाले 5 हैं, ढूंढो जरा, मुझे नहीं पता, सोचो, मुझे नहीं आता। इसको ओ को जो है वो मैं इधर करता हूँ, यहाँ पे जरा तरतीब में लिख लें। ए पे एंड होने वाले 4 हैं, ए पे स्टार्ट होने वाले भी 4 हैं। अब 10वां पता नहीं कौन सा है। स्टार्ट होने वाले भी सब 4 ही है ना, तो एक ए स्टार्ट पे आएगा, एक एंड पे आएगा। हाँ, वो ये वाला है ना। तो एस कोई भी हो सकता है, एस उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा एस है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं हाँ यार ठीक है। तो डबल ओ के बाद ए ओ ए, डबल ओ के बाद ओ ए, डबल ओ के बाद ए ओ, डबल ओ के बाद ये वाला, डबल ओ के बाद ए ओ, ठीक है, ए ओ ओ। 5C2 10 होता है, ठीक हो गया। तो ठीक है, बस सही है। हमें यकीन कर लेना चाहिए कि ये जो है ये हमारे पूरे बने हुए हैं, ठीक है। वो सैंपल स्पेस भी बनाता है, जीपीटी से पूछे ज़रा। हाँ 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 हाँ। चैट जीपीटी, ये 1 2 सवाल हमें फ्री में भी पूछने देता है। वो कहता है जी मेक ए ऑल पॉसिबल वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड ओ वेयर, हाँ तो फ्री है, लॉगिन करना पड़ता बस, विद 2A and 3O's total places 5,
ठीक है, मोस्टली ये समझ जाता होता है हम क्या कहना चाहते होते हैं, लेकिन अगर ना समझ आई तो इसको फिर दोबारा बता देंगे। यू आर चूजिंग 5 पोजिशन विद एग्जैक्टली 2 A's, कहता है जी ले जी उसने 10 बना दिए। अब हमारा मिसिंग जो है वो ढूंढ लें कौन सा है। इसको मैं स्नाइप कर दूँ, हाँ जी वही मैं करने लगा हूँ, नाराज हो गया ये। अच्छा जी, हमने कौन सा नंबर मिस किया है? ए ओ से शुरू हुए, ये भी हमने लिखा है, ये 1 था, ये भी हमारा ए ओ लिखा, और ए डबल ओ ए 5 ओ डबल ए 0 ये था, 6 1 ओ ए ले जी, ये हमने मिस कर दिया। तो ये छठा है, सही है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स कि हम लोग किस तरीके से ये कर, क्योंकि एक चीज़ है हमने ये चीज़ नोट की है कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हर कॉम्बिनेशन की चाहे विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट, इनमें से हर एक की इंडिविजुअल कैलकुलेशन जो होती है उनका इंडिविजुअल आंसर तो सेम ही आता है। तो हमें अगर सिर्फ ये पता चल जाए कि इनके कितने कितने नंबर्स हैं तो फिर हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की कैलकुलेशन जो होगी वो हमें करनी होगी। अब देखना ज़रा, ये जो फार्मूले के अंदर ये जो 2 फैक्टर्स है ना, ये हमें हेल्प करते हैं ये चीज़ फाइंड आउट करने में, और ये हमें टोटल कॉम्बिनेशंस बता देता है। ये वाला फैक्टर हमें टोटल कॉम्बिनेशंस बता देता है NCX वाला, और ये वाला फैक्टर हमें इस एक कॉम्बिनेशन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बता देता है। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी के आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये होता है जनाब हमारा बाइनोमियल का फार्मूला। बाइनोमियल्स का मतलब है 2 सिरों वाला, ठीक है, जिसमें एक सिरा जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी P होता है और एक सिरा उसका Q होता है। तो ये तो हो गया बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक। ये बेसिकली कब यूज़ करेंगे? जब हम लोग मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्या कहते हैं उसे, ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो उसके अंदर से हम लोगों ने जो आइटम्स फाइंड आउट करनी है, जो हमारे लिए जो चैलेंजिंग बात होगी वो ये होगी कि हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि n क्या है, k क्या है, x क्या है। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ। यही फार्मूला या यही जो स्क्रीन है ना, यही आपके लिए जो समझ लीजिए कि इसमें सारा कुछ जो है ना वो मौजूद है। विद रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल लगेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपरज्योमेट्रिक लगेगा। बाइनोमियल के अंदर n से मुराद ये है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इन दोनों के केसेस में हमने कितने डाइसेस रोल की, हमने कितने कॉइन टॉस किए, हमने क्या किया, डाइस रोल करें, कॉइन टॉस करें, जो मर्जी करें। अच्छा सवाल ये है कि क्या डाइस रोल करने के केस में हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला लग सकता है कभी जिंदगी में? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हाइपरज्योमेट्रिक की जो बेसिक अजम्पशन है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट, और डाइस में विदाउट रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है। डाइस में हमेशा विद रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि डाइस के अंदर जब एक दफ़ा आप कॉइन टॉस करेंगे या डाइस रोल करेंगे, उसके बाद दूसरी दफ़ा भी डाइस रोल करने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल का फार्मूला तब लगेगा जब सेकंड एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के इक्वल होगी। सेकंड एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी तो बाइनोमियल लगेगा। अब कॉइन हो या डाइस हो, उसमें तो बाइनोमियल ही लगेगा, उसमें हाइपरज्योमेट्रिक लग ही नहीं सकता। हाइपरज्योमेट्रिक कहाँ पे लगेगा? जहां पे आइटम्स में से आइटम्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हाँ, अगर हो कि हमने कार्ड में से कार्ड सेलेक्ट करना है और वो विद रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल लगेगा या हाइपरज्योमेट्रिक लगेगा? कार्ड्स हैं विद रिप्लेसमेंट, कार्ड्स हैं विद रिप्लेसमेंट तो बाइनोमियल लगेगा कि हाइपरज्योमेट्रिक? वहीं से तो हमने स्टार्ट किया कि कार्ड्स अगर हो तो बाइनोमियल ही लगेगा। n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। x जो है ये उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है जो हमें चाहिए, x जो है वो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है जो हमें चाहिए, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। और x कुछ भी हो सकता है। देखें, हमने एक सवाल किया था, यहाँ पे हमने कहा था कि हमें क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 पिक्चर्ड और 1 नॉट पिक्चर्ड। तो हमने पिक्चर्ड कार्ड को सक्सेस लिख लिया था, नॉट पिक्चर्ड को फेलियर लिख दिया था। आपके नहीं सर मुझे 1 पिक्चर्ड और 1 नॉन पिक्चर्ड और 3 पिक्चर्ड चाहिए, तो मैं नॉन पिक्चर्ड कार्ड को सक्सेस रख लूंगा, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। हम लोगों ने कहा, ये देखिएगा जरा, 3 पिक्चर्ड कार्ड्स होने चाहिए और 1 नॉट पिक्चर्ड होना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर आइटम्स हैं 52, उसमें से हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 12 सक्सेस हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 12 क्या था? ये था पिक्चर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, या पिक्चर्ड कार्ड हमारी सैंपल स्पेस में कितनी थी। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नहीं यार ऐसे नहीं चल रहा,
आप कहें कि सर मुझे चाहिए पिक्चर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि नॉन पिक्चर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, एक नॉन पिक्चर्ड हो और बाकी पिक्चर्ड हो तो कैसे चलेगा? मैं कहूँगा हाँ ठीक है, मेरी सैम्पल स्पेस में 40 आइटम्स हैं और उसमें से मुझे एक में जो है वो नॉन पिक्चर्ड कार्ड चाहिए, तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा? गौर से देखना ज़रा। ये जब आप इस तरतीब से आइटम्स लिखोगे ना, आपको फार्मूले में प्लेस करने के लिए भी इंफॉर्मेशन बड़ी सीधी सीधी मिल जाएगी। हम यहाँ से शुरू करेंगे 40C1 डिवाइडेड बाय 52C4 और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ऊपर और नीचे लिख देंगे। ये जनाब देखना ज़रा, तो मेरे पास आंसर आएगा 40C1 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा वो बाद में लिखेंगे 52C4। इसका मतलब यह है कि 52 में से 40 निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 12C4 माइनस 1 3। ठीक है जी। अब ज़रा देखो इसका क्या आंसर आएगा, 40C1 12C3 52C4, तो ये आंसर हमारे पास आना चाहिए 352 ओवर 10829। क्या आप इसको ऐसे नहीं देख रहे कि जो ऊपर लिखा हुआ है इन दोनों में वो सेम ही नहीं है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो बात ये है कि आप जिसको मर्जी सक्सेस और जिसको मर्जी फेलियर रख लें, आंसर आपका ठीक ही आएगा अगर आपने बाकी वेरिएबल्स उस हिसाब से सेट किए हैं। सेम गोज विद बाइनोमियल, कि बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रखी है 12/52। 12/52 रखी है ना। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने दूसरे तरीके से चलना है, ऑल आर पिक्चर्ड है, तो खैर इसमें तो कोई और चीज़ ही नहीं है। हम कहते हैं नन आर पिक्चर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन आर पिक्चर्ड, कोई भी पिक्चर्ड कार्ड नहीं है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास ऑल आर पिक्चर्ड कार्ड आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पिक्चर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन पिक्चर्ड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम आर पिक्चर्ड कार्ड्स विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर्ड कार्ड्स। क्या करें? देखो हम कह रहे हैं सारे पिक्चर्ड हैं, हम लोग इसी चीज को किसी और तरीके से भी तो कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नन आर नॉन पिक्चर्ड। इसका क्या मतलब है? नन आर नॉन पिक्चर्ड्स का क्या मतलब है कि उनमें से कोई भी नॉन पिक्चर्ड नहीं है, सारे के सारे पिक्चर्ड है। उसी चीज को बोलने का एक और तरीका है। ठीक है, उसी चीज को बोलने का एक और तरीका है। अब देखो हम लोग कह रहे हैं 4 आइटम सेलेक्ट किए तो n हमारे पास 4 आ गया, x जो है वो 0 आ गया। ठीक है जी, नन है ना, नन। नन का मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर 0 नॉन पिक्चर्ड कार्ड्स चाहिए। 0 नॉन पिक्चर्ड है तो नॉन पिक्चर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 40/52 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/40/52 यानी कि 12/52 हो जाएगा। फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 NCX 4C0, इसके बाद है p पावर x 40 डिवाइडेड बाय 50 रेज टू पावर 0 और 12 डिवाइडेड बाय 52 रेज टू पावर 4। इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। नन आर पिक्चर्ड यानी कि इसमें 0 नॉन पिक्चर्ड कार्ड्स हैं, नन आर नॉन पिक्चर्ड था। और ये इसी चीज़ का रिवर्स बात है, ऑल आर पिक्चर्ड। उसी चीज़ को दूसरे तरीके से बयान किया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर आगे पीछे इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे, जब तक कि आपने बाकी चीज़ें ठीक लिखी। अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 40/52 है, क्योंकि नॉन पिक्चर्ड की प्रोबेबिलिटी 40/52 होती है और नन का मतलब है कि आपको x 0 चाहिए। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर बनेगा 81/28561। ठीक है जी। तो हमें जो हेल्प करने के लिए जो चीज़ आती है वो है कॉम्बिनेशन का। फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि इन आइटम्स के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। कभी कभार हमें काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाती है, जैसा कि अभी हमने कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन में एक चीज़ और भी देखी कि हमें
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना मुश्किल है। हमें 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने पड़े तो हम लोगों ने गलती कर दी, ठीक है, हमें नहीं पता चला, फिर हमें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ा। तो जनाब कॉम्बिनेशन भाई जो हैं इनकी इज्जत करनी होगी, ये हमें अच्छे कॉम्बिनेशंस बना के देते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग जो है वो प्लेसेस रखते हैं और सी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसकी जो है ना वो आइटम्स रखते हैं कि कितनी कौन सी आइटम है जो हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमने उसमें से किसी भी एक आइटम के हिसाब से ले सकते हैं। आप देखिए ज़रा कि वो कौन से कॉम्बिनेशन हैं जिसमें ए जो है वो 2 के इक्वल आ जाए, तो वो 10 कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। इस तरीके से आप जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की। अच्छा, कॉम्बिनेशन में ये होता है, इसके 2 डिफरेंट वेरिएशन है, एक कॉम्बिनेशन होता है जी और एक को परम्यूटेशन कहते हैं हम। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो है ये आपको 2 पॉसिबल आउटकम्स बताते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन जो होता है इसमें ग्रुप ऑफ आइटम को इस तरह से ऑर्डर किया जाता है जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जब ऑर्डर मैटर करता है, व्हेन द ऑर्डर डज मैटर, तो हमारे पास आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आता है। NPX उसको परमिटेशंस या अरेंजमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 8 किताबें अगर आपने शेल्फ पे रखनी है जहाँ पे 3 बुक्स आइडेंटिकल हैं, ओनली फॉर 3 बुक्स, जहाँ पे 3 प्लेसेस की जगह है, ठीक है जी, ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो एक ही तरीका है कि हम उनको उठा के रख दें। लेकिन अगर उनका ऑर्डर मैटर करता होगा तो देयर आर 40,320 परम्यूटेशंस कि हम लोग जो है वो इनका आपस में किस तरीके से इसको रख सकते हैं। इनके फार्मूले भी समझ लीजिएगा, n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, और परम्यूटेशन के फार्मूले में सिर्फ फर्क होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस एक्स फैक्टोरियल, यानी कि ये वाला फैक्टर जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा होता है डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है 2 फैक्टर्स में के कंपैरिजन में बाकी सारा कुछ सेम होता है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से ये हमें पता चल जाएगा कि जिसके डिनोमिनेटर में नंबर है वो छोटा आंसर आएगा। जैसे 8C8 जो है वो 8 वेज होते हैं और 8P8 जो है वो 40,320 वेज होते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली परम्यूटेशंस जो है वो हम लोग ऐसी आइटम्स का जिक्र करते हैं, परम्यूटेशन के अंदर हम लोग ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है, अनआइडेंटिकल है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, हर एक की अपनी शनाख्त है, अपना कलर है, और हमारे लिए ऑर्डर मैटर करता है। और जब ऑर्डर मैटर ही नहीं करता तो फिर अरेंजमेंट्स जो हैं वो हम लोग जिस तरह से मर्जी बना दें, या आइटम्स बिल्कुल एक जैसी हैं तो भी इसका ये मतलब है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी तरतीब में चीज़ें आ जाएं, ठीक है जी। तो हम लोग जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट परम्यूटेशंस जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स ऑन द शेल्फ वेयर स्पेस इज ओनली फॉर 3 बुक्स, ऑर्डर डज मैटर, तो हम 8P3 कैलकुलेट करेंगे। अगर ऑर्डर डज नॉट मैटर तो 8C3, यानी कि अगर हमारे पास जगह कम होगी तो हम लोग फिर उसमें कौन सी 8 किताबें रखेंगे, 8 में से कौन सी 3 किताबें रखेंगे, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यानी कि हमने सिलेक्शन के दौरान ये देखना है कि जो पहले चीज़ सेलेक्ट हुई है और जो दूसरी चीज़ सेलेक्ट हुई है वो उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और तीनों को हम लोग जो है ना वो 1,000 रुपया देंगे, तो आपका नाम पहले नंबर पे आ जाए, दूसरे नंबर पे आ जाए या तीसरे नंबर पे आ जाए, मैटर नहीं करता, आपको 1,000 रुपया ही मिलना है। इन दिस सिनेरियो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है जी। तो हम लोग कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से हो कि क्लास में ऐसा सिनेरियो बताया जाए कि एक बच्चा सेलेक्ट होगा, उसको पहले 3,000 रुपये दिए जाएंगे, दूसरे बच्चे को 2,000 और तीसरे को 1,000 दिए जाएंगे, तो फिर आपके डिफरेंट सिलेक्शंस की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो 50P3 करके आएगा। बहुत ज़्यादा वेज हो जाएंगे, 1,17,600 ग्रुप्स बन जाएंगे, 1,17,600 डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जबकि जब ऑर्डर मैटर नहीं करना तो करता तो 19,600 जो है वो आइटम्स सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल अरेंजमेंट्स के साथ भी हम लोग खेल सकते हैं या एग्जामिनर खेल सकता है। पहले तो चीज़ समझते हैं जी फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल से मुराद है एक नंबर का फैक्टोरियल होता है, उसके नीचे वाले तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना फैक्टोरियल कहलाता है। जैसा कि 5 का फैक्टोरियल से मुराद ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे आके ब्रेक लगा देनी होती है, 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर तो आंसर बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसका फैक्टोरियल होता है। नॉर्मली जब फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करते हैं तो हर नए नंबर का फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर देखें तो मैं एक दिन चेक कर रहा था, 69 के फैक्टोरियल से बड़ा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना कैलकुलेटर के लिए पॉसिबल नहीं होता, आई थिंक सो। देखें ज़रा 69 का फैक्टोरियल आता है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना
फैक्टोरियल का जो है वो साइन वही होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। 70 का आता है? 70 का नहीं आता। हाँ, 69 तक जो है वो फैक्टोरियल्स कैलकुलेट होते हैं, मैंने भी यही कहा। 70 का नहीं होता कैलकुलेटर। उसके बाद जो है ना वो कहते हैं भाई, उसके बाद वो कहता है कि भाई बस फारग, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है ना। हर नंबर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे नंबर से, तो वो फिर उसके डिजिट्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत स्पीड से इंक्रीज होते हैं। हाँ, बड़े कैलकुलेटर पे हो जाएगा कैलकुलेशन, ये कंप्यूटर पे हो जाएगा, ठीक है, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी कैलकुलेशंस में भी कंप्यूटर को परेशानी होती है। आजकल तो कंप्यूटर इतने फास्ट हो गए हैं कि हम कोई ऐसी कैलकुलेशन का सोच ही नहीं सकते जो कि हाँ कंप्यूटर को चैलेंज करती है। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े होंगे तो आपको फॉर एग्जांपल पाइथन वगैरह में भी जो है ना वो आपको इस तरह की कैलकुलेशंस कुछ नज़र आएंगी जो कंप्यूटर को चैलेंज करती है। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस, कुछ ऐसी आइटरेशंस, कुछ ऐसी रिकरिंग कैलकुलेशंस कंप्यूटर को दे दी जाती हैं, वो 2-2 दिन करता रहता है बेचारा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त स्टडी चलती है, हमारे हाथ तो नहीं यानी कि दुनिया में एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी चलती है, वो ये कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, बिगेस्ट प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। तो आज तक जो बिगेस्ट प्राइम नंबर जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है उसके मेरा ख्याल है को 15,000 डिजिट्स हैं। यानी कि जो 300 होता है उसके 3 डिजिट्स होते हैं, जो 3000 होता है उसके 4 डिजिट्स होते हैं, और जो हमारे पास सबसे बड़ा प्राइम नंबर अभी तक जो फाइंड आउट हुआ है वो हमारे पास ऐसा है कि जिसके जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो इसी से पूछते हैं हाईएस्ट नॉन प्राइम नंबर जो है वो क्या है भाई, ज़रा बताओ। हाईएस्ट नॉन प्राइम नंबर अगर ये जाग पड़ा। अब देखो ये भी ऐसे ही करता है, ये जो आपका चैट जीपीटी है ना, ये भी आपका जो कैलकुलेशन है ना उसको रिग्रेशन पे लगाता है। वो कहता है जी हाईएस्ट नॉन प्राइम नंबर इज़ मर्सेनी प्राइम, और ये है इतना बड़ा नंबर 2⁻136279841 -1। दिस मैसिव नंबर हैज़ 41 मिलियन डिजिट्स। ओए मैं तो बड़े थोड़े से बता रहा था। ठीक है जी, ये 41 मिलियन डिजिट्स है इसके, यानी कि इसको लिखना शुरू करेंगे तो 41 मिलियन डिजिट्स लिखेंगे तो फिर ये नंबर पूरा होगा। एंड इट वाज डिस्कवर्ड एज पार्ट ऑफ ग्रेट इंटरनेट मर्सनरीज प्राइम सर्च। ये GIMPS जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसको पता नहीं किसी एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसके अंदर जो है इन्होंने सेट किया हुआ है। और वो इस कंप्यूटर का काम ही है कि ये एक नंबर पकड़ता है, उसको उसके नीचे वाले नंबर से डिवाइड करता रहता है। जब वो 0 पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि यार ये नंबर तो जो है ये किसी ना किसी नंबर पे डिवाइड हो ही जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर का रूल क्या है, ये एक ऐसा नंबर हो जो किसी भी नंबर पे डिवाइड ना होता हो अप टू 1। ठीक है जी, तो उन्होंने जो सबसे बड़ा नंबर निकाला है ये 12 अक्टूबर 2024 को निकाला है। अब इसके डिफरेंट मैथमेटिशियंस, डिफरेंट फार्मूले, डिफरेंट मेथड्स जो है ना वो चूज़ करते हैं। ये जो मेथड है ये 2⁻p-1 का है, इसको मार्सेनी प्राइम कहते हैं। अब ये पता नहीं किधर था और कैसे था, इसको क्या कहना चाहते हो आप, इसे कहो कि लिख के दो नंबर। ठीक है, गिव मी द हाईएस्ट प्राइम नंबर दैट यू कैन राइट विद कंप्लीट क्या, राइट विद कंप्लीट नंबर्स। हाँ, डिजिट्स होना चाहिए था। चलो जी, देखते हैं कि हाईएस्ट नॉन प्राइम। अच्छा, प्राइम की कैलकुलेशन जो होती है, यहाँ से बात चली थी, तो प्राइम की जो कैलकुलेशन होती है ना वो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है और काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होती है। ठीक है जी, उसने कहा इससे बड़ा प्राइम नंबर मैं लिख ही नहीं सकता, और कहता है अब लॉग इन करो। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। खैर ये तो एक बड़ा छोटा सा प्राइम नंबर है, लेकिन चलें, ये प्राइम नंबर्स जो हैं इसकी कैलकुलेशन जो होती है ये कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को सही चैलेंज करती है। तो हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज करने की बात कर रहे थे और कहानी स्टार्ट हुई थी फैक्टोरियल से, कि फैक्टोरियल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो ज़रा आप फैक्टोरियल को हम लोग लिख लें ज़रा जल्दी से। पेन किधर गया जी, पेन मेरी जेब में। अच्छा जी, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, और एक और चीज़ याद रखिएगा 0 का फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। ये क्यों होता है 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल, ये आपने चैट जीपीटी से पूछना, वो आपको बताएगा। इन दोनों के अंदर जो है वो आप अगर ज़हन में रखें तो हमारे पास इनके फार्मूले में डिवीजन डिवाइडेड बाय x का एक एलिमेंट होता है। यानी कि अगर मेरे पास जो है वो NCX आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो NPX के फार्मूले को डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल कर दें तो आपके पास NCX का आंसर आ जाता है। इन दोनों की डिवीजन के अंदर जो है वो NPX और NCX का जो है ना वो
डिफरेंस है। या अगर हम इसको एक्स फैक्टोरियल को उधर ले जाएं तो एन पी एक्स डिवाइडेड बाई एन सी एक्स, किसी एक सिचुएशन के कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो है इन दोनों के आंसर्स को ऊपर नीचे रखें तो एक्स फैक्टोरियल के इक्वल आंसर आता है। कभी कभार वो आपको परम्यूटेशन दे देता है और एक्स का फैक्टोरियल बता देता है, वो कहता है जी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं वो इतने बनते हैं, एक्स फैक्टोरियल ये है तो बताएं उसके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। तो इन दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप होता है, ये आप कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है इस चीज़ का कि ये ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करता है, इफ़ ऑर्डर मैटर्स, तो फिर आप परम्यूटेशन लगाते हैं, वो ज़्यादा आइटम्स बनती हैं। क्योंकि आप ज़्यादा क्रिटिकल हैं, आप ज़्यादा कंसर्न हैं, तो फिर ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इफ़ यू आर लेस क्रिटिकल, लेस कंसर्न, आप कहते हैं जिस मर्जी तरतीब में आ जाएं कोई मसला नहीं है, तो फिर आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम लोगों ने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक के बारे में पढ़ा है कि इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद रिप्लेसमेंट और बाइनोमियल के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि एक्सपेरिमेंट जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं और हाइपरज्योमेट्रिक में एक्सपेरिमेंट जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहली दफ़ा वो वर्ड आया है जो कल भी आपने पूछा था कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। जब भी हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे, जब भी हम आइटम विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो एक इवेंट का या एक जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके पीछे वाले के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हर दफ़ा हम आइटम रिप्लेस करी जा रहे हैं। हम हर दफ़ा डाइस कॉइन टॉस करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है उससे पीछे वाला जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ उसके रिजल्ट से। जब भी कभी हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, डाइस रोल करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है। जब भी कभी हम लोग एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, डेक ऑफ कार्ड में से कार्ड सेलेक्ट किया और वापस रख दिया, तो अब नए वाले आइटम के लिए या जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो वी कैन से दैट कि ये तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट कब होगा? जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। यानी कि जब हम लोगों ने आइटम सेलेक्ट किया और वापस नहीं रखा तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। उस केस में दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी पहले वाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है। उसके बाद जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी अपडेट होगी, चेंज होगी। इसलिए हम इसे कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स आर डिपेंडेंट, वन आफ्टर अनदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसकी प्रोबेबिलिटी पीछे वाले तमाम आंसर्स की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट होती है। और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना उतना ही सिंपल है कि आपने क्या करना है, आपने पहले एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये काम हम शुरू से करते हैं। यानी कि हम लोगों ने जो है वो सेकंड एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो वो आ जाएगा चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी जो कि किसी और इवेंट के ऊपर होती है, वो कोई एक नया टॉपिक या कोई नई चीज़ नहीं है, वो यही बात है जो हम लोगों ने कर ली। उसके क्वेश्चंस भी जब हम देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसमें आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी। हम एक और तरह के डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं जो कि बाइनोमियल के फार्मूले को थोड़ा सा चैलेंज करती है। बाइनोमियल के फार्मूले के अंदर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस छोटी होती है, बहुत छोटी हो जाती है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ये वाला जो बाइनोमियल का फार्मूला है ना, ये हमें ठीक आंसर नहीं देता। ये वाला जो फार्मूला, इसकी क्या रीज़न है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब 0.5 से नीचे चली जाती है ना, ये कट ऑफ हमने लगाया हुआ है, तो हमारा Q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.95 हो जाता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर एग्जांपल 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.01 रेज टू पावर समथिंग माइनस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.99 रेज टू पावर। तो जब नंबर्स काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं ना, तो इनमें से कोई एक जो है वो अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। उसकी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स हैं वो ठीक नहीं आते। तो फिर हमें इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है वो है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि अगर तो भाई आप बाइनोमियल कर रहे हो और नंबर ऑफ आइटम्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो लेस देन 20 है और प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.05 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.05 से बड़ी है। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 20 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.05 है, तो फिर आप बाइनोमियल लगाएं। हाँ, जब ये दोनों चीज़ें छोटी हो जाएं, एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं, यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 20 से ज़्यादा हो जाएं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो छोटी हो जाए 0.05 से, तो आपका p पावर x का जो आंसर होता है ना, p पावर x का आंसर, ये वाला जो फैक्टर है, इसका आंसर आपका अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। और जब 0 होगा तो ये सारे के सारे फैक्टर को भाई 0 कर देगा।
तो ये फार्मूला ना थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है जब हम एक्सट्रीम सिनेरियोज की बात करते हैं। तो ऐसे में हमें जो फार्मूला लगाना है वो ये वाला फार्मूला है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज सेम। हाँ, अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएं तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। यानी कि हम लोग बाइनोमियल के सारे फार्मूला चेंज कर देंगे। बाइनोमियल के दो फार्मूले आप इस तरह से समझ लीजिए। बाइनोमियल का एक फार्मूला है ये वाला NCX p⁻x q⁻n−x, या ये वाला फार्मूला है p × x e⁻− मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब p बहुत छोटा हो जाता है और x बहुत बड़ा हो जाता है तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 के आसपास हो जाता है, और ये 0 इन सब को 0 कर देता है। इस वजह से हम एक और फार्मूला लगाते हैं। इस बात को हम लोग कहते हैं कि बाइनोमियल को हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, यानी कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस इतनी सी बात है। दूसरा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऐसे इवेंट्स में भी हेल्प करता है जहां पे हमारा टाइम बेस्ड ट्रायल्स होते हैं। इनको हम टाइम ट्रायल्स कह सकते हैं। टाइम ट्रायल्स क्या होते हैं जी? ऐसी सिचुएशंस जहां पे टाइम बेस्ड कैलकुलेशंस है। आधे घंटे में ये काम हो रहा है, 1 घंटे में ये चीज़ हो जाती है, 1 साल में ये काम इतनी दफ़ा होता है, एक्सीडेंट्स इतनी दफ़ा होते हैं, कॉल्स इतनी दफ़ा आती हैं। ये सारे टाइम ट्रायल्स होते हैं जो टाइम बेस्ड होते हैं, तो दोनों सिचुएशंस में बाइनोमियल का फार्मूला, एक बाइनोमियल का फार्मूले में जब आइटम्स काफ़ी बड़ी छोटी हो जाती हैं तो फिर इसका आंसर 0 आता है, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं, या टाइम ट्रायल्स के केस में हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो इस टाइम ट्रायल के केस में प्रोबेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ रेयर इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, जैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.05 थी, प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी हो और नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन 20 हो, तो फिर तो हम चलें बाइनोमियल का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब ये चेंज हो जाएगा, जब ये कम हो जाएगा, तो फिर हमें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फार्मूला हमारे आंसर्स को 0 के आसपास ले जाता है। तो टाइम ट्रायल्स के केस में n जो है वो वेरी लार्ज है और p जो है वो वेरी स्मॉल है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। n जो है वो बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट की तादाद अगर हमने कैलकुलेट करनी है, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, तो हम कहते हैं कि जनाब जब 4000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, 4000 गाड़ियाँ एक जंक्शन से गुजरती हैं तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो अब 4000 में से 1/4000, ये तो बहुत थोड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसमें बाइनोमियल का फार्मूला लगाएंगे तो आंसर हमारा काफ़ी 0 के इक्वल हो जाएगा। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 4000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट 1/4000 है। ठीक है, कह दें 1/4000 बहुत छोटा आइटम बन जाएगा, बहुत छोटा नंबर बन जाएगा। ठीक है, ओके। हम लोग कहते हैं जी अगर 5000 गाड़ियाँ गुजरें तो कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा? तो बाइनोमियल के फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल के फार्मूले से आंसर अप्रोचेस टू 0 आ जाता है, और अक्सर कैलकुलेशंस में आंसर 0 ही हम निकाल पाते हैं। हालांकि 4000 गाड़ियों के गुजरने से एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो 5000 गाड़ियों के गुजरने में से भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स ज़रूर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल है। क्योंकि 4000 गाड़ियों में 0 एक्सीडेंट हुए होते तो फिर हम कहते हैं कि 5000 में भी 0 होंगे, लेकिन देयर विल बी समथिंग, और ये फार्मूला बाइनोमियल का उसको 0 कर देगा, आंसर निकाल देगा। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक चीज़ निकाला करेंगे, एक पैरामीटर इसका होगा जिसको हम मीन कहते हैं, और मीन जो है वो हमें कैसे मिलेगा? मीन ये आपके वेरिएंस के इक्वल होता है, और वो ही जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल भी होता है। मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। बहरहाल टाइम ट्रायल्स के अंदर जो है वो हमें टाइम बेस्ड एरर्स या बहुत छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना, उनके ऊपर वो हमारी कैलकुलेशन होती है। लेट्स सपोज वो हमें ये कहता है कि जनाब 1 घंटे के टाइम में 1 आवर के अंदर जो है वो 5 एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर जो आपका नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, या जो भी आपकी बेसिकली, इसको सक्सेस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली या प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर इसको सक्सेस ही कहते हैं, कि जो चीज़ आप काउंट करना चाहते हैं वो हो जाए। तो अगर आप एक्सीडेंट काउंट करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे, तो आप फ़ोन करके कहेंगे देखा मैंने कहा था ना कि 5 एक्सीडेंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो टाइम पीरियड है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, उसके अंदर पास्ट में वो काम कितनी दफ़ा होता है, ये आपका मीन होता है। इसे लैम्डा भी कहते हैं, वो 5 है। ठीक है जी, तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कहें कि जी 1 घंटे के अंदर जो है वो x इज इक्वल टू 3 होगा, तो हम लोग इसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3,
तो ये हमारे पास होगा जी ई रेज टू पावर माइनस मीन ई रेज टू पावर -5 और उसके बाद 5 रेज टू पावर लेमडा पावर एक्स, या इसको हम लोग लेमडा पावर 3 कह सकते हैं, ओवर 3 फैक्टोरियल। ये ऐसे होता है जी, ई रेज टू पावर माइनस मीन पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि एक्स का फैक्टोरियल। तो ई जो है वो आपके पास कैलकुलेटर में मौजूद होता है जी। ई आपके पास कैलकुलेटर में किधर है जी? ई आपके पास ये जो डॉट है उसके साथ जो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर एक्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर ई लिखा होता है नॉर्मली रेड कलर में, ये अल्फ़ा के बटन के साथ आता है। तो हम लोग कहते हैं जी अल्फ़ा ई रेज टू पावर -5 और इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 रेज टू पावर 3 के साथ और डिवाइड करेंगे 3 के फैक्टोरियल के साथ। तो क्या आंसर आएगा जी? फैक्टोरियल किधर होता है भाई? ये सर मॉड के नीचे, मॉड के नीचे होता है। मॉड किधर है? हाँ ये रहा 3 फैक्टोरियल, तो डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल, तो आंसर मेरे पास कितना है जी? 0.14037, 0.1404 हम कह लें इसको, 14.04%। क्या समझे? एक चीज याद रखिएगा कि मीन जो होगा वो उसी टाइम पीरियड का होगा जिस टाइम पीरियड में आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है जिस टाइम पीरियड की, मीन भी उसी टाइम पीरियड का होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। अच्छा, अब इसमें चाहे बायनोमियल हो, हाइपरज्योमेट्रिक हो या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन तीनों के अंदर कभी कभार वो प्रोबेबिलिटी एक की नहीं बल्कि एक से ज्यादा चीजों की कैलकुलेट करने के लिए कहता है। वो कैसे? वो कहता है जी फाइंड करें प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ x लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। तो ये बेसिकली 3 से नीचे वाली सारी आइटम्स की प्रोबेबिलिटी, और वो क्या होगी जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इन सब को जमा करना होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। अगर वो कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 3, तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी ऐड करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तीनों फार्मूले बताए हैं मैंने आपको, पाइथन का भी, हाइपरज्योमेट्रिक का भी, और हम लोगों ने इसका भी जिक्र किया है, अल्लाह आपका भला करे, बायनोमियल का। ठीक है जी, तो जो भी हो वो कहे जी कि बताएं कम से कम 3 आइटम सेलेक्ट होनी चाहिए। तो हमने कहा था कि 3 पिक्चर्ड और 1 नॉन पिक्चर्ड। हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है वो पिक्चर्ड एंड 1 नॉन पिक्चर्ड। 1 नॉन पिक्चर्ड ना भी बोले तो 3 पिक्चर्ड कार्ड का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। इसका ही मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, एक ही कैलकुलेशन होगी। अगर वो इसके साथ ही कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 पिक्चर्ड, इसका ही मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पिक्चर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 पिक्चर्ड। ठीक है जी, एटलीस्ट है ना, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम का मतलब है 3 पिक्चर्ड या 4 पिक्चर्ड या 5 पिक्चर्ड कार्ड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने इस आइटम्स कितनी सिलेक्ट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो x होगा ना वो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऑनवर्ड चलता जाएगा जहां पे आपका n है, जहां तक, यानी कि जितनी आइटम्स आपने सेलेक्ट की हैं। बायनोमियल के केस में जो आपका n है वहां तक, हाइपरज्योमेट्रिक के केस में n या k जितना इसके अंदर होगा उतना ही निकलेगा। तो x की जो लिमिट है 0 1 2 3 4 से लेकर n या k तक हो सकती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये आंसर जो है ये अनलिमिटेड तक जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है ये n तक जा सकती है बायनोमियल के केस में, n और k तक जा सकती है हाइपरज्योमेट्रिक के केस में, और इन्फिनिटी तक जा सकती है पॉइसन के केस में। देखिए हम इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, हम इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 5000 गाड़ियाँ गुजरती हैं तो 5000 की एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या 5000 गाड़ियाँ गुजरती हैं 6000 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो तो वो निकाल सकते हैं हम? नहीं निकाल सकते। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी इसको लिमिटेड टू x होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का जो है वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। वैसे तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है
कि n इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू इन p, तो यहाँ पे आगे नहीं लिखा हुआ, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिट तक चलती है। ठीक है जी। x बाइनोमियल के केस में ये n तक जाएगी और हाइपरजोमेट्रिक के केस में ये n या k विच एवर इज स्मॉलर वहाँ तक जाएगी। ठीक है जी, x की वैल्यू। कभी कभार ऐसे होता है कि वो आपको ओपन एंड यानी कि दूसरी साइड की कैलकुलेशंस के लिए कह देता है। ठीक है जी, x का पॉसिबल आंसर जो है वो 0, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक हो सकता है। वो आपको कहता है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, नहीं ग्रेटर देन 3 है ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। ओए सारों को जमा करेंगे, सांस चढ़ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। शुक्र है 10 तक हो गया, क्योंकि x जो है वो 10 तक जा सकता था। इसका एक और तरीका भी है, हमें पता है कि इन सारी आइटम्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इन सारों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, तमाम पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को जमा करें तो आंसर 1 के इक्वल आता है। तो क्यों ना हम ऐसे कर लें कि हमने ये सारे पर्पल वाले जो कैलकुलेट करने हैं तो हम 1 में से ये वाले सारे निकाल देंगे तो भी हम पर्पल वाले पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से भी हो सकता है। खासतौर पे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 फाइंड आउट करें। तो हम सीधा सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें उल्टा उल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 या लेस देन 3। ये हमने पहले दिन पढ़ा था। ये इसका जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, इन तीनों को जमा करेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 का मतलब ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इन सारों को ये 8 कैलकुलेशंस करने की बजाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैलकुलेशंस करने की बजाय हमने ये 3 कैलकुलेशंस की हैं, x इज इक्वल टू 0, 1 और 2, और उसको 1 में से माइनस कर दिया है तो हमारे पास वही आंसर आ गया। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स। तो इस तरह से होता है जी प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये फार्मूले जो होते हैं ये बेसिकली आपको वही कैलकुलेशन शॉर्ट करके बताते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमने समझ लिया, इसके अंदर जो डिफरेंट वेरिएशंस थी वो हमने समझ ली। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए मज़ीद क्लैरिटी होगी। यहाँ पे हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। कल हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, दोनों चैप्टर्स के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं ले आऊँगा, और फिर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारा आखिरी टॉपिक इसमें रह गया है। ठीक है जी।